बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं छंद। तो देखिए छंद किसे कहते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए छंद किसे कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। ठीक, फिर से देखिए, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से, वर्ण या फिर मात्रा, इन दोनों के नियमित संख्या का जब विन्यास होगा तो उसी से आह्लाद पैदा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। देखिए अब इसके बाद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। देखिए अब देखेंगे छंद के अंग। छंद के कितने अंग होते हैं, तो छंद के 6 अंग होते हैं। देखिए ये हो गया छंद के अंग। देखिए छंद के कौन कौन से अंग हैं। वर्ण है, मात्रा है, गति, यति, तुक, चरण, गण। अब देखेंगे कि इसे क्या क्या होता है। ठीक, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए जब मुख से निकलने वाली ध्वनि, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, ध्वनि को सूचित करने के लिए जो निश्चित शब्द बनाए गए हैं, जो निश्चित शब्द हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब हमारे मुख से जो ध्वनि निकलता है, ये सब ये क्या है, ये वर्ण है। एक एक वर्ण से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक, तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, कुछ भी हो सकता है। ठीक, वर्ण कहते हैं। अब देखिए मात्रा किसे कहते हैं, तो देखिए मात्रा जो होते हैं, मात्रा छोटी की मात्रा जो आती है और एक बड़ी की मात्रा आती है। ठीक, तो मात्राएं दो होती हैं, एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा, जो कि छंद में होता है लघु और दीर्घ, दो मात्राएं होती हैं। एक होता है लघु और दूसरा होता है दीर्घ। देखिए लघु में जो है सिंगल मात्रा आता है, यानी छोटी का मात्रा आता है, एक मात्रा आता है। तो छोटी का मात्रा इसमें हमारा आता है, वो क्या, एक मात्रा आता है। और वही दीर्घ मात्रा जो होता है उसमें डबल मात्राएं होती हैं। देखिए ये बड़ी की मात्रा के लिए होता है दीर्घ, ये हमारी डबल मात्राएं होती हैं। ऐसे हम दर्शाते हैं छंद में। ठीक, ये एक मात्रा है, ये दो है, यानी एक मात्रा जो छोटा मात्रा होगा वो लघु होगा, जो बड़ा मात्रा होगा दीर्घ होगा। देखिए ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपके क्वेश्चन में जैसे आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ का मतलब बड़ा हुआ, तो दीर्घ यहाँ है तो यहाँ बड़ा मात्रा है, दो मात्राएं हैं। ठीक, तो दीर्घ का मतलब बड़ा हुआ, और लघु का मतलब, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो छोटा, यानी एक मात्रा। लघु का मतलब एक मात्रा और दीर्घ का मतलब दो मात्रा। अब देखिए इसके बाद है गति किसे कहते हैं, तो देखिए पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। यानी जब हम कविता पढ़ते हैं और पढ़ते समय क्या होता है, रुक जाते हैं। ठीक, पढ़ते समय क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो गति की बात की है यहाँ पे। तो यानी कविता के लय को, ठीक, कविता के लय को हम गति कहते हैं। जिस लय में हम कविता को गाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। ठीक, ये जिस लय में हम गाएंगे रघुपति राघव राजा राम, ये क्या है, हमारा एक कविता है और ये हम लय में बोलेंगे। और वही देखिए अगर ये रघुपति राघव राजा राम बोलने के बाद थोड़ा सा रुक रहे हैं, फिर दूसरी लाइन शुरू करते हैं, पतित पावन सीताराम, यानी जो हम रुक रहे हैं वो क्या है, कविता के बीच में रुकना हमारा क्या हो जाएगा, यति हो जाएगा। देखिए कविता के लय को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और जिस लय में हम गाते हैं और गाते वक्त जो रुक करके हम थोड़ा सा क्या करते हैं, दूसरी लाइन बोलते हैं, थोड़ा सा रुक के जब दूसरी लाइन बोलना शुरू करते हैं तो उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यानी बीच में रुकना, कविता के बीच में रुकना यति कहलाता है।
देखिए यहाँ क्या होगा, कविता के गति को, कविता के गति को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। कविता के गति, जिस जो हमारा देखिए कविता के बीच में रुकावट को, के बीच, कविता के बीच में रुकना क्या होता है हमारा, यति कहलाता है। कविता के बीच में रुकना यति कहलाता है, और कविता को लय में गाना वो गति कहलाता है। ठीक, जिस लय से, जिस स्पीड से हम गाते हैं वो गति है, और रुकने के बाद थोड़ा सा जो दूसरी लाइन गाना स्टार्ट करते हैं वो हमारा क्या है, वो उस रुकावट को यति कहते हैं। आई होप स्पष्ट हो गया होगा ये। तो देखिए अब अगला देखेंगे हमारा क्या है, तुक है। तो तुक किसे कहते हैं, देखिए लास्ट में जो शब्द मिले उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। लास्ट में जो शब्द मिले यानी चरणों के अंत में एक समान जो उच्चारण होता है, चरणों के अंत में जो एक समान उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम, म लास्ट में आया, और उसी तरह पतित पावन सीताराम। देखिए यानी दोनों लाइन के अंत में क्या आ रहा है, म आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तुक कहलाएगा। यानी लास्ट शब्द मिले, जो अंत का शब्द मिले, शब्द क्या हो, मिले, उसे हम तुक कहते हैं। ठीक, अब चरण, चरण किसे कहते हैं, देखिए जैसे 4 लाइन है, 4 लाइन कोई दोहा है या कुछ भी है, तो उस 4 लाइन का जो एक लाइन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, चरण कहलाता है। जैसे 1/4, 4 भाग का 1 भाग क्या कहलाता है, चरण कहलाता है। एक एक भाग को यानी चारों के एक एक भाग को हम क्या लेंगे, तो क्या कहलाएगा, वो लाइन लेंगे तो वो कहलाएगा चरण कहलाएगा। यानी 1/4 भाग को हम क्या कहते हैं, चरण कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे गण आ गया, तो गण किसे कहेंगे, 3 वर्ण का शब्द जो हो उसे हम गण कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, पवन, पवन, तनय, संकट, संकट। ठीक, देखिए ये 3 शब्द का है, 3 वर्ण का ये शब्द है। ठीक, पवन, तनय, संकट, ये 3 वर्ण का शब्द है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। यानी 3 वर्ण के शब्द को, 3 वर्ण के शब्द को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। 3 वर्ण के शब्द को गण कहते हैं। ठीक, तो छंद के अंग ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, देखिए अब इसके बाद देखेंगे मात्रिक छंद के प्रकार। वैसे तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन जो हमारा है मात्रिक छंद है। देखेंगे मात्रिक छंद के प्रकार। देखिए मात्रिक छंद के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें मात्राएं जो हो समान हो, समान मात्रा, समान मात्रा होगा तो क्या होगा हमारा, सममात्रिक छंद होगा। अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, जिसमें आधा मात्रा समान हो, आधा मात्रा समान हो, यानी आधा मात्रा समान हो और आधा मात्रा असमान हो। जैसे देखिए 11 और 13 मात्राएं होती हैं चौथा में। ठीक, तो वो हमारा क्या हो गया, अर्ध सममात्रिक। यानी पहले और तीसरे चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आधा मात्रा समान होता है और आधा मात्रा क्या होता है कि असमान होता है। ठीक, अब देखिए तीसरा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या होगा, मात्रा पूरा अलग अलग रहेगा, यानी विषम रहेगा, मात्रा विषम रहेगा, विषम मात्रा रहेगा, ये हमारा विषम मात्रिक छंद कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए सममात्रिक छंद में, देखिए सममात्रिक छंद में क्या क्या आता है।
देखिए अब क्या है, सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। चौपाई छंद आता है, रोला छंद आता है, गीत छंद आता है और क्या है, हरि गीतिका छंद आता है। ठीक, तो सबसे दिन पहले देखेंगे चौपाई। देखिए चौपाई छंद में क्या 16 मात्राएं होती हैं और उनमें 4 चरण होते हैं। ठीक, सभी छंदों में क्या होते हैं, सभी सम मात्रिक छंद में 4 चरण ही होते हैं और चारों में जो होते हैं कि 16-16 मात्राएं होती हैं और इनमें क्या होता है, यति नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसमें यति नहीं होता है। ठीक, और देखिए दूसरा हमारा है रोला। रोला छंद क्या है, उनमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो होती हैं 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक, और देखिए किस प्रकार से 24, देखिए यहाँ पे हमारा 11 व 13 पर यति होता है। हालांकि देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, 11 व 13 जो दिया है ये एक ही लाइन में होता है, लेकिन 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। यानी 11 के बाद हमें रुक करके फिर दूसरा 12वां हमें शब्द बोलना शुरू करना होता है, रुकावट आता है, इसीलिए इनमें क्या होता है, यति होता है। ठीक, तो देखिए अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है गीतिका। देखिए अभी हमने आपको गीत यहाँ पे बताया ना, तो ये गीतिका है। गीतिका में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इनमें भी 26 मात्राएं होती हैं, 26-26 मात्राएं। इनमें भी देखिए 14 और 12 पर यति होता है। 14, जब 14 मात्राएं कंप्लीट हो जाती हैं, यहाँ से 15वां मात्रा शुरू होता है, तो 14 मात्रा के बाद हमें रुकना पड़ता है, फिर अगला शब्द वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, इसीलिए 14 व 12 पर यति होता है। 14 के बाद हमें रुक के फिर अगला शब्द बोलना शुरू करना होता है, तो 14 व 12 पर क्या होता है, यति होता है। इनमें 4 चरण इनमें भी होते हैं। अगला हरि गीतिका। हरि गीतिका क्या है, देखिए इनमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, 28 मात्राएं हैं। इनमें 28 मात्राएं हैं, इनमें 4 चरण होता है, लेकिन प्रत्येक मात्रा में 28-28 मात्राएं होती हैं। ठीक, और 16 व 12 पर यति होता है। यानी 16 मात्रा बोलने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर अगला शब्द बोलना शुरू करते हैं, तो वही बोला है कि 16 व 12 पर यति होता है। 16 बोलने के बाद, 16 वर्ण बोलने के बाद, 16 जो वर्ण होते हैं उन वर्ण को बोलने के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद फिर अगला वर्ण बोलना शुरू करते हैं। ठीक, 16 मात्रा वर्ण का जब 16 मात्रा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम जो अगला शब्द, अगला वर्ण जो बोलने जाते हैं, हम वहां पर थोड़ा सा रुक करके बोलते हैं, इसीलिए वहां पे यति होता है। यानी रुकने के लिए हम क्या, यति कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो रुकावट होती है उसे हम यति कहते हैं। तो ये हमारा सममात्रिक छंद है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। देखिए जैसे उदाहरण के लिए हमारा चौपाई है। देखिए चौपाई क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी चौपाई में हमने आपको बताया 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, और इनमें क्या होता है, यति नहीं होता है। देखिए कहाँ पे यति है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हम दूसरा लाइन शुरू कर रहे हैं ना बोलना, गैप करके पहले लाइन बोलने के बाद हम गैप कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा लाइन डायरेक्ट शुरू कर दे रहे हैं बोलना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हम जय हनुमान के बाद रुक के फिर ज्ञान गुण सागर बोल रहे हैं, या फिर ये सब जो है इसके बगल में है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसीलिए इनमें क्या है, यति नहीं है। अगर यही शब्द इसके बगल में होता तो हम क्या कहते, यहाँ पे रुक के फिर इस शब्द को बोलना शुरू करते, तो कहते क्या है, यति है। यानी इसके बगल में ये शब्द तो है नहीं, नीचे है, तो इसमें क्या है, यति नहीं है। वही जस्ट बगल में रहता है, रुक के हम दूसरा लाइन बोलते तो कहलाता है कि यति है, बट इसमें क्या है, यति नहीं है। ध्यान दीजिएगा। देखिए मात्रा मिलाइए। देखिए यहाँ छोटी मात्रा है। ठीक, यहाँ छोटी मात्रा है, छोटी का मतलब क्या है, हमारा लघु मात्रा है, और ये जो है हमारा ये दीर्घ मात्रा है। तो 1 2, ठीक, 3 4, और उसके बाद ये बड़ा मात्रा है, आ का है, तो 4 और 2 6, और ये 1 7। यहाँ भी आ का मात्रा बड़ा है, तो यहाँ भी 2 हो गया। 10 2 2 4 2 6 6 2 8 और 1 9 9, यहाँ 1 है 10। गुण है यहाँ पे, तो यहाँ छोटी की मात्रा है तो 1 होगा, और यहाँ भी 1 है तो 1 होगा। 10 2 12 12, 1 1 सिंगल सिंगल है तो 13 14, और सा है यहाँ पे आ का मात्रा है, तो 14 और 2
16। ठीक, यहाँ पे 16 हो गया। यानी अब ध्यान दीजिए, जहाँ बड़ी का मात्रा होगा वहाँ क्या होगा, हमारा 2 मात्रा होगा, और जहाँ छोटी का होगा वहाँ 1 मात्रा होगा। उसी तरह से हमने इसको लिखा है, आप उतार लीजिएगा इसको। ठीक, अब आगे देखते हैं रोला का एग्जाम। देखिए, अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है रोला। देखिए, जो जग हित पर प्राण निवछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित जग जाता। ठीक, इसमें देखिए यहाँ एक ही लाइन है, यहाँ भी है, तो इसमें क्या है हमारा, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें 4 चरण नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें जो है रोला ऐसे ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन मत लीजिएगा कि 4 चरण बोले हैं, 4 चरण इसमें नहीं है, या फिर यति भी है और 4 चरण भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जितना है उतना ही समझिए। देखिए, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ रुक रहे हैं। देखिए, जो जग हित पर प्राण निवछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित जग जाता। ठीक, यहाँ और यहाँ हम रुक रहे हैं, इसीलिए हमने क्या कॉमा लगाया है, तो इसीलिए इनमें क्या यति है। ठीक, तो मात्रा देखिए, पहले और तीसरे में कितना मात्राएं होती हैं हमारी, तो 13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में। सॉरी बच्चा, 1 मिनट रुक जाइए, बताते हैं। पहले और तीसरे चरण में हमारे 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला चरण है और ये हमारा क्या है, ये वाला तीसरा चरण है। कैसे, 1 2 3 4। ठीक, ये पहला है, ये तीसरा है, तो इनमें हमारा क्या होगा, 11 मात्राएं होंगी। देखिए, ये देखिए 2 बड़ी का मात्रा है, 2 3 4 5 6, यहाँ छोटी का है इसीलिए 1 6 7 8, और ये 1 9, यहाँ डबल है तो क्या है, यहाँ 11। ठीक, 11 यहाँ हो गया ना। अब देखिए, 1 2 2 4 5 6 2 8, ये 9, और ये जो है 2 11 हो गया। अब बाद में देखिए 13, 2 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 2 11 11 2 13, यानी यहाँ कितना टोटल मिला के कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं। ठीक, और उसी तरह से नीचे भी है। ठीक, अब देखिए, यही 2 एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, तो इसीलिए हमने इन दोनों का एग्जाम्पल दिया है। अब देखेंगे अर्ध सम्मात्रिक छंद। देखिए, अर्ध सम्मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। ठीक, तो देखिए, अर्ध सम्मात्रिक छंद में दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, इनमें 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे पे क्या होता है, 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे पे 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, यानी ये क्या है, दोहा का जस्ट अपोजिट है। ठीक, ये अर्ध सम्मात्रिक, अगर दोहा आएगा लिखने के लिए तो ऐसे लिखिएगा, ये क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे पर क्या होता है, 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे पर 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, और इनमें क्या होता है, यति होता है। ठीक, इनमें क्या होता है, यति होता है। देखिए, अब 24 यहाँ पे सोरठा है, सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं, और इनमें क्या है, इनमें भी 4 चरण होते हैं। सोरठा भी आएगा तो ऐसे लिखिएगा, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं, इनमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, यानी इतना सेम है दोहा और सोरठा में। और उसके बाद लिखेंगे कि इनमें सोरठा में क्या होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है, इनमें 11 पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13, और यह दोहे का उल्टा होता है, अभी हमने आपको बताया। ठीक, और उसके बाद बरवै है, तो इनमें भी 4 चरण होते हैं, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं, और इनमें क्या होता है, 12, पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। और ये क्या है, देखिए, सॉरी बच्चा, देखिए यहाँ पे है कि 12 मात्राओं पर 12 और 7 पर क्या होता है, यति होता है। ठीक, और ये विषम जो शब्द होता है, यानी 1 और 3 जो है, पहला और तीसरा जो है, उनमें 12 मात्राएं होती हैं। ठीक, और
उसके बाद देखिए उल्लाला 28 मात्राएं होती हैं, वो भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इनमें 4 चरण होते हैं। इनमें क्या होता है 15 और 13 पर यति होता है। ये भी पहले और तीसरे में क्या होते हैं, इनका क्या होता है विषम। यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद दिया है तो ये क्या होता है इनके पद विषम होते हैं और इनमें 15-15 मात्राएं होती हैं, 15-15 मात्राएं होती हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो जरूरी है। तो एग्जाम के लिए जरूरी कौन सा है बच्चों के लिए, दोहा और सोठा जरूरी है। तो इसका हम एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। देखिए दोहा, इनमें लिख लेंगे कि इनमें क्या होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। इनके चरण क्या होते हैं, सम होते हैं। चरण सम होते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, चरण सम होते हैं। 2 और 4 पर क्या होता है, दूसरे और चौथे पर 13-13 मात्राएं होती हैं और एक पहले और तीसरे पर 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ यति है, यहाँ भी यति है, तो लिखेंगे इनमें यति होता है। अब देखिए मात्रा गिन लेते हैं। क्या दिया है विषम चरण पे क्या दिया है, पहले और तीसरा हमारा विषम चरण है तो 11-11 मात्राएं। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 2 12, 12 1 13। यानी यहाँ पे हमारा क्या है 11-11 मात्राएं दी है विषम पे। देखिए बच्चों यहाँ 13-13 होगा, यहाँ पे 13-13 होगा और यहाँ पे 11-11 होगा। ठीक, यानी पहले और तीसरे पे 13-13 मात्राएं। देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 2 12 और 1 13। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। अब तीसरा देखिए 2 2 4, 2 6, 6 7 8, 8 2 10, 10 और 2 12 और ये 13। यानी ये भी दोनों हमारे 13-13 मात्रा हो गया। अब देखिए इसमें हमारा 11 होगा, 1 2 3 4 और ये 1 5, 5 और 6 क्या हो गया 11। यानी इसमें हमारा 11 मात्रा है। अब इसमें देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। ये हमारा क्या हो गया, टोटल मिला के 24 मात्राएं हो गई। तो ये हमारा दोहा है। ठीक, अब देखते हैं सोरठा। देखिए सोरठा, विषम चरण 1 और 3, 11-11 मात्रा। यानी पहले और तीसरे में कितना होगा 11-11 मात्राएं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए विषम चरण में 1 और 3 पे 11-11 मात्राएं, सम चरण 2 और 4 पे 13-13 मात्राएं। यानी 11 इस पे और 13 इस पे हमारा। ठीक, तो देखिए यहाँ विषम चरण है 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 8 2 10 और 1 ये 11। यानी पहले पे हमारा 11 हो गया। देखिए पहले पे 11, अब तीसरे पे 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस पे भी 11 है। ये हमारा एग्जाम्पल सही है, जो हमने आपको सोरठा बताया है इसको गलत मत समझिएगा आप लोग। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए अब क्या दिया है, सम चरण में 13-13, 2 और 4 पे 13-13 मात्राएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे मन प्रमोद तन पुलक भर, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 मात्राएं हमारी हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13। यानी इसमें भी 13 मात्राएं हैं। ठीक, तो 13-13 मात्राएं दूसरे और चौथे में है, तो 13 इसमें 11 इसमें मिला के हमारा कितना हो गया 24 हो गया। तो सोरठा का हमारा ये एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देख लेते हैं विषम मात्रिक छंद। देखिए विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है कि चरणों के मात्रा में कोई नियम नहीं रहेगा। यानी चरणों के मात्रा में कोई भी नियम नहीं रहेगा। ठीक, तो इसमें आता है कुंडलिया छंद और छप्पर छंद। कुंडलीय छंद में कुल 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्ति दोहा का होता है और अंतिम 4 पंक्ति किसका, रोला का होता है। तो इनमें टोटल 6 पंक्तियां होती हैं और इनमें कोई मात्रा कंफर्म नहीं है कि सब में क्या होगा 16 होगा या 24 होगा
या फिर 18 होगा, 20 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे चरण में, 6 चरण में जो है कि 6 पंक्ति में एक ही जैसी मात्राएं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना जानिए कि कुंडलिया में 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्ति दोहा का होता है, अंतिम 4 पंक्ति रोला का होता है। अब छप्पा छंद देखिए, इनमें भी कुल 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 4 पंक्ति रोला का होता है। देखिए यहाँ 4 पंक्ति इसमें भी रोला का रह रहा है और 4 पंक्ति इसमें भी रोला का रह रहा है। लेकिन अंतर क्या है, कुंडलिया में बाद में 4 पंक्ति रोला का आएगा और छप्पे में पहली 4 पंक्ति इसका रोला का आएगा। ठीक, तो 4 पंक्ति रोला का हो गया और अंतिम 2 किसका, उल्लाला का हो गया। ठीक, अंतिम 2 पंक्ति उल्लाला का आ जाएगा। तो ये दोनों को मिला के यानी कुंडलिया छंद हम किसे कह सकते हैं, दोहा और रोला को मिला के हमारा कुंडलिया छंद बनता है। रोला और उल्लाला को मिला के हमारा छप्पय छंद बनता है। तो आज का ये हमारा आपका क्या हुआ कि छंद कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।